हेलो दोस्तों, Intellecto.in के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियोज में हम लोग सामान्य अध्ययन की लिस्टिंग को देख रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग 2 पार्ट प्राचीन भारत की लिस्टिंग के अंतर्गत कवर कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राचीन इतिहास एवं कला एवं संस्कृति की जो लिस्टिंग की जो तीसरी वीडियो है वो लेकर आया हूँ और फटाफट इसको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्ट है तो बिना कोई समय गवाए हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बौद्ध संगीति की। तो आपको पता ही होगा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी विभिन्न काल में। तो उनके विषय में सभी आयोग बहुत दबा के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हम लोग देखेंगे तो कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। और राजगृह में कहाँ पर हुई थी, सप्तपर्णी गुफा के अंदर। और जो अवधि थी वो थी कितनी, 483 ईसा पूर्व। और किसके शासनकाल में हुई थी, वो हुई थी अजात शत्रु के। और इस प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो वो था महाकश्यप। देखिए, अब यहाँ से एक चीज ध्यान रख लीजिए, या तो स्थान के विषय में प्रश्न आ सकता है, या अवधि के विषय में, या फिर शासनकाल के विषय में, या फिर अध्यक्ष के विषय में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कैसा होगा, या तो वन लाइनर फॉर्मेट पे होगा, या फिर यहाँ से सुमेलित करने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए, प्रथम संगीति के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया। अब द्वितीय के विषय में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। और कब हुई थी, तो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो शासक था वो था कौन, काला शोक। और अगर द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष को देखें तो ये कौन थे, साब कमीर। आइए तृतीय बौद्ध संगीति के संदर्भ में देखते हैं। तो ये हुई थी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व, ठीक है। और इस समय शासक कौन था, वो थे अशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कब, 98 ईसा पूर्व में। और इस समय किसका शासनकाल था, तो वो था कनिष्क का। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी जिसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के जो 8 महास्थान हैं उनके संदर्भ में। तो सबसे पहला कौन है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में देखिए क्या हुआ था, एक तो इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और एक फैक्ट यहाँ पर और आपको याद रखना है कि जो मगध का क्षेत्र था उसे गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार का केंद्र बनाया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। और श्रावस्ती में हम लोग देखें तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती में, याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बुद्ध के जो सबसे अधिक शिष्य थे वो भी इसी श्रावस्ती के ही थे, क्योंकि ये कौशल राज्य के अधीन ही आता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी बने, अगर कौशल दिया गया हो तो आप कौशल लगा कर आएंगे, और अगर श्रावस्ती दिया गया है तो आप श्रावस्ती लगा के आ जाएंगे। तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ पर हुए थे, कौशल राज्य अथवा श्रावस्ती में। और जो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि जो ये कौशल राज्य है इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। और जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो भी यहीं पर दिए हैं, कहाँ पर, श्रावस्ती में। संकिसा को हम लोग देखें तो ये उत्तर प्रदेश के फरक्काबाद जिले में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि संकिसा ही वह स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव एक साथ स्वर्ग से सोने की सीढ़ियों से, स्वर्ग से धरती पर सोने की सीढ़ियों पर उतरे थे।
तो संकीसा भी बौद्ध धर्म के 8 महास्थान के अंतर्गत आता है। राजगृह को देखें तो यहाँ पर सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है। और वैशाली को अगर हम देखें तो यहाँ पर बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो ये बौद्ध धर्म के 8 महास्थान थे और उनसे संबंधित जो फैक्ट थे वो हम लोगों ने देखे। अब आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ विद्वान हैं और उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, उनके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अश्वघोष। ठीक है, सबसे पहले अश्वघोष को देखते हैं। तो इन्होंने बुद्ध चरितम की रचना की है। अगर हम लोग नागार्जुन को देखें तो इन्होंने रचना की है किसकी? माध्यमिक कारिका की। बुद्ध घोष को देखें हम लोग तो इन्होंने रचना की है विशुद्धि मार्ग की। ठीक है, और वसुबंध को देखें तो इन्होंने रचना की है अभिधम्म कोश की। आपको एक चीज मैं बता दूं, अश्वघोष और बुद्ध घोष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस लिस्टिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। आप लोग लगातार वीडियो को पॉज करके भी लिस्टिंग को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। बाद बाकी मैं तो आपको बताते ही चल रहा हूँ। बाद बाकी जो बौद्ध साहित्य है, जो त्रिपिटक हैं, उनके संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म से देखने को मिलते हैं। और त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके लेखक के संदर्भ में पूछा जाता है। तो सुत्त पिटक की अगर हम लोग बात करें तो इनके लेखक कौन है? आनंद। विनय पिटक की अगर हम लोग बात करें तो इसके लेखक हैं उपाली। और अभिधम्म पिटक की हम लोग बात करें तो इसके लेखक हैं मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सुत्त पिटक में क्या दिया गया है। तो सुत्त पिटक को अगर हम लोग देखें तो इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन इनके संबंध में पूछा जा चुका है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको देखें। सुत्त पिटक में किसकी चर्चा की गई है? जो बुद्ध के धार्मिक विचार हैं और उपदेश हैं उनको संग्रहित किया गया है। विनय पिटक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम और संघ की कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। ठीक है, भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम और जो बौद्ध संघ था उसकी जो कार्य प्रणाली थी उसका विवरण जो किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सुत्त पिटक में क्या किया गया है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। और यहीं अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें क्या है कि जो बुद्ध के उपदेश हैं और जो सिद्धांत हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये थे 3 पिटक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ पर हम देखें बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक तो था वल्लभी, दूसरा था नालंदा और तीसरा था विक्रमशिला। तो क्वेश्चन आयोग यहाँ से लगातार उनकी अवस्थिति और जो उनके संस्थापक थे उनके विषय में पूछता है। तो यहाँ पर ये लिस्ट आपके सामने है। अगर हम लोग वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था। ठीक है, और नालंदा की अगर हम लोग बात करें तो ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। और विक्रमशिला की अगर हम लोग बात करें तो ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। उसके बाद हम लोग देखें वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कनक सेन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना की थी किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। और वहीं अगर हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैन धर्म में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे या फिर अंतिम तीर्थंकर थे, उनका जीवन परिचय इस लिस्टिंग के माध्यम से हम लोग थोड़ा देखते हैं। और इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो ये 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है,
उसके बाद अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ। और ये कौन थे, ये बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। कौन थे ये, जो एक बज्जी संघ था उसमें ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। उसके बाद अगर हम महावीर स्वामी की माता का नाम देखें तो उनका नाम था त्रिशला, और जो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। उसके बाद हम लोग महावीर स्वामी की पत्नी का नाम देखें तो उनका नाम था यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस गोत्र की कन्या थी, तो वो थी कुंडीय गोत्र की। उसके बाद हम महावीर स्वामी की पुत्री का नाम देखें तो ये था प्रिय दर्शना, और एक अन्य नाम भी उनका देखने को मिलता है जो कि था अनोज्या। ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी का जो दामाद था यानी कि इनका पति, वो था जमाली। और अगर हम लोग देखें कि किस वर्ष में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था, तो वो किया था 30 वर्ष की आयु में। ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। उसके बाद हम लोग देखें तो इनके जो शिष्य थे वो कौन थे, मक्खलीपुत्र गोसाल। और इन्हीं मक्खलीपुत्र गोसाल के बारे में आप देखेंगे तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है। पहले ये महावीर स्वामी के शिष्य बने रहे, लेकिन बाद में इनसे मतभेद होकर इन्हीं मक्खलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और हम लोग अगर ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में देखें तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में कहाँ पर, एक जृंभिक गांव था, वहीं एक ऋजुपालिका नदी थी, उसी के तट पर एक साल वृक्ष था, उसी के नीचे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद हम महावीर स्वामी की मृत्यु को देखें तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है, वर्तमान के राजगीर में। ठीक है। और कहाँ पर, ये एक मल्ल राजा था सुस्तपाल, उसके यहाँ पर इनको निर्वाण या फिर कहें कि मृत्यु इनकी हुई थी। तो ये था महावीर स्वामी का जीवन परिचय। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो जैन धर्म में 5 महाव्रत या फिर अनुव्रत की बात की गई है, उसके संदर्भ में भी आयोग लगातार प्रश्न पूछता है, तो इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इनका पहला अनुव्रत या फिर महाव्रत, वो है अहिंसा, जिसका मतलब है किसी भी जीव की हत्या ना करना। दूसरा था सत्य, यानी कि सदा सत्य बोलना। तीसरा था अपरिग्रह, यानी कि कोई भी संपत्ति एकत्रित ना करना। चौथा था अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। और पांचवा था ब्रह्मचर्य, यानी कि किसी भी स्त्री से संपर्क ना बनाना, या फिर इसका एक मतलब ये भी था कि अपनी इंद्रियों को बस में करना। तो ये थे जैन धर्म के 5 महाव्रत। उसके बाद जैन धर्म में भी त्रिरत्न की बात की गई है, और ये त्रिरत्न जो हैं वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जैन धर्म में दृढ़ आस्था व विश्वास। उसके बाद सम्यक चरित्र को अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे करके कि जैन धर्म के त्रिरत्न में जो सम्यक दर्शन की बात की गई है उसका अर्थ क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन कथन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जिस तरीके से बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, उसी तरीके से 2 जैन संगीतियाँ भी आयोजित की गई थी। तो जो प्रथम जैन संगीति थी वो हुई थी कब, 322 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और तब शासनकाल किसका था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। और इस प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र। ठीक है। द्वितीय जैन संगीति की हम लोग बात करें तो ये हुई थी 500
13 ईस्वी में कहाँ पर, वल्लभी, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और इसके इस समय जो शासन काल था या फिर कौन वो था, उसके विषय में यहाँ पर जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। अगर आप लोगों को मिले तो आप कमेंट के माध्यम से इसको बता सकते हैं। तो खैर, द्वितीय जो बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, सॉरी जैन संगति के, वो थे देवर्षि क्षमाश्रमण। ठीक है, तो ये 2 जैन संगतियाँ थीं जिनके विषय में हम लोगों ने देखा। अब देख लेते हैं कुछ जैन ग्रंथों के बारे में। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो आचारांग सूत्र की हम लोग बात करें तो इसमें क्या किया गया है, जो जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें अन्य जैन ग्रंथ की, तो ये है भगवती सूत्र। इसमें क्या है, महावीर के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 16 महाजनपदों का विवरण हमें कहाँ पर मिलता है। तो विकल्प में आपको भगवती सूत्र देखने को मिलेगा और यही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं न्याय धम्म कहा सुत्त की। ठीक है, क्या है ये, अगला जो जैन ग्रंथ है वो है न्याय धम्म कहा सुत्त। इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह दिया गया है। अगला अगर हम जैन ग्रंथ के बारे में देखें तो यह है उवास गद साऊ। ठीक है, और इसमें जो हूण शासक था तोरमाण, उसके शासन के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग देखें अगले जैन ग्रंथ को, तो यह है भद्र बाहुचरी। और इसमें क्या किया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था एक शासक, ठीक है, उसके राजकाल की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, किसमें, भद्रबाहुचारी में। अगला जो जैन ग्रंथ है वो है कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा है किस भाषा में, संस्कृत में। और इसमें जो जैन तीर्थंकर हैं उनके जीवन का चरित्र का विवरण दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखें तो अगला जो जैन ग्रंथ है वो है थेरावली। थेरावली में जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है, यानी कि जितने भी जैन तीर्थंकर हैं इनकी सूची का विवरण इस जैन ग्रंथ थेरावली में दिया गया है। अब हम लोग बात करें अगले जैन ग्रंथ की, तो वो है 14 पूर्व। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो 14 पूर्व है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। यानी कि मतलब एक ही है कि ये सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। कौन सा, 14 पूर्व। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं आपको पहले ही से मार्क करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगली जो हम सूची देखते हैं इसमें हमको क्या देखना है, प्रमुख जैन तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हैं, उनकी अवस्थिति और उनके संबंध में जो कुछ फैक्ट है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सम्मेद शिखर की, तो ये कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। हाल में ही सम्मेद शिखर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये चर्चा का विषय क्यों है। खैर, हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो सम्मेद शिखर है वो कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। और यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर, सम्मेद शिखर में। उसके बाद अगला जो जैन तीर्थ स्थल है वो है पावापुरी, जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था, महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। उसके बाद अगला जो जैन तीर्थ स्थल है वो है श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला जो जैन तीर्थ स्थल है वो है माउंट आबू। सब लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर क्या है, ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ सफ़ेद संगमरमर के बने जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक स्थल है कौशाम्बी, ये भी जैन तीर्थ स्थल है। और अगर हम लोग कौशाम्बी को देखेंगे तो ये बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और आयोग ने इस पर प्रश्न भी पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन है, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी।
उसके बाद आप लोग जब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी और उनके क्षेत्र के संबंध में लगातार प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस लिस्ट को समाहित किया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। अब सही है। तो 16 महाजनपद थे और अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अंग की, तो अंग की जो राजधानी थी वो थी क्या, चंपा। और अगर हम चंपा के आज के वर्तमान क्षेत्र को देखें तो ये बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला, ठीक है। उसके बाद अवंती की हम लोग बात करें, दूसरा जो महाजनपद था वो था अवंती। इसकी 2 राजधानी थी, एक उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी महिषमती। उसके बाद तीसरा जो महाजनपद था वो था वत्स और इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। और कौशाम्बी के हम क्षेत्र को देखें तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले और बांदा जिले में पड़ता है। उसके बाद जो चौथा महाजनपद था वो था अस्मक और इसकी जो राजधानी थी वो थी पोटान, पैथान या फिर प्रतिष्ठान। यानी कि इसकी राजधानी के 3 नाम थे, जगह एक ही थी लेकिन नाम 3 थे। कौन से, पोटन, पैथान या फिर प्रतिष्ठान। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो ये अस्मक महाजनपद था ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो इसके विषय में आप ये फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। उसके बाद अगले महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो ये है बनारस या फिर वाराणसी, ठीक है। महाजनपद था काशी और इसकी राजधानी क्या थी, बनारस या वाराणसी। अगला महाजनपद है कौशल, इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती और अयोध्या, ठीक है। अगला महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर, जो वर्तमान में मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में स्थित है। उसके बाद अगले महाजनपद को हम देखें तो ये है पांचाल। तो पांचाल की भी 2 राजधानी थी, एक थी उत्तरी और एक थी दक्षिणी। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र, जो कि आज का रामनगर और बरेली हो गया। और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल, जो आज का फरकाबाद हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला महाजनपद है सूरसेन और इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। अगला महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर या फिर पावापुरी। फिर अगला महाजनपद जो आपका है वो है वज्जी और इसकी राजधानी जो थी वो मिथिला या फिर वैशाली। उसके बाद अगले महाजनपद की हम लोग बात करें तो ये था कंबोज और जिसकी राजधानी थी हाटक या फिर राजपुर, और ये कहाँ पर था, वर्तमान कश्मीर में। उसके बाद अगले महाजनपद की बात करें तो ये था मगध और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, राजगीर और राजगृह, जो कि आज के दक्षिणी बिहार में पड़ता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी विकल्प देखने को मिलता है तो आप लगा देना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एक ही जगह के 3 नाम थे, गिरिब्रज, राजगीर या फिर राजगृह। उसके बाद हम लोग देखें तो अगला महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी थी सोथिवती या फिर सुक्तिमती, और ये आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है वर्तमान परिदृश्य में देखें तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला महाजनपद है गांधार और इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है। और तक्षशिला कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी वाले क्षेत्र में। उसके बाद जो 16वां और अंतिम महाजनपद था वो था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और अगर हम इसके वर्तमान क्षेत्र को देखें तो ये राजस्थान का अलवर और भरतपुर जिला था, ठीक है। तो ये हो गए 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और उनसे संबंधित तथ्य। उसके बाद में हम लोग देखते हैं महाजनपद काल के जो प्रमुख शासक थे उनके संदर्भ में कुछ चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वंश, शासनकाल, उनके संस्थापक और अन्य प्रमुख शासक। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्यक वंश की। इसका अगर हम लोग शासनकाल देखें 544 से 412 ईसा पूर्व तक। आप इन चीज़ों को हल्के में मन ना लें। अगर मैंने लिस्टिंग में कोई भी सन या फिर कोई भी वर्ष समाहित की है
तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन किसी ना किसी जगह पूछा गया है, भले ही यूपीपीसीएस में ना पूछा गया हो तो बीपीएससी में पूछा गया होगा। इसीलिए इसमें लिस्टिंग में कोई भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखी गई है जिससे आपका समय बर्बाद हो। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे महाजनपद काल में जो विभिन्न शासक थे उनके संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्यक वंश की। तो इसका जो शासन काल था वो था 544 से 412 ईसा पूर्व तक। और इस हार्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार। ठीक है। अगर हम लोग हार्यक वंश के अन्य प्रमुख शासकों की बात करें तो अजातशत्रु और उदयन। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश का जो शासनकाल था वो था 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। और शिशुनाग वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग वंश के हम अन्य प्रमुख शासक की बात करें तो ये था कालाशोक। इसके बाद अगला जो शासक वंश है वो है नंद वंश। इसका अगर हम लोग शासनकाल देखें तो ये था 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। और जो नंद वंश का संस्थापक था वो था महापद्मानंद। और अगर हम लोग नंद वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो ये था घनानंद। ठीक है। अब अगली जो लिस्ट है वो है जो भी कुछ इस काल के प्रमुख शासक थे उनका अन्य नाम या फिर उन्हें जो उपाधि दी गई थी उसके संदर्भ में भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार की अगर हम लोग बात करें तो इसका अन्य नाम था श्रेणिक। ठीक है। अजातशत्रु की बात करें तो इसका अन्य नाम या फिर उपाधि इसकी थी कुणिक या फिर कुनिक। उदयन की बात करें तो इससे बोला जाता था पितृहंता। उसके बाद वहीं हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसे ब्रशल या फिर कुलहीन बोला जाता था। और अगर हम लोग अशोक की बात करें, ठीक है, ये अशोक वही सम्राट अशोक मौर्य वंश का। तो इसकी अगर हम लोग अन्य नाम या फिर उपाधियों को देखें तो प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, अशोकवर्धन, करमौली और बुद्ध शाक, ये सारी उपाधियां दी गई थी किसको? अशोक को। अब ये जितने भी यहाँ पर आपको शासकों के अन्य नाम या उपाधि दिखाई पड़ रही हैं ये सारी किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं तो कालाशोक का जो अन्य नाम या फिर उपाधि थी वो थी काकवड़। महापद्मानंद को अगर हम लोग देखें तो इसकी उपाधि थी सर्व छत्रांतक, एकराट, अपरोसराम और उग्रसेन। ठीक है। और यही अगर हम लोग घनानंद की उपाधि को देखें तो इसे उपाधि या फिर अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम था अग्रमीज। उसके बाद हम लोग बिंदुसार की बात करें तो इसका अन्य नाम था अमित्रघात व सिंह सेन। वहीं अगर हम लोग पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो इसे अनार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो ये हो गए शासकों के अन्य नाम व उपाधि। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के जो उच्च अधिकारी थे उनको क्या बोला जाता था? तीर्थ। और आयोग लगातार यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि किस अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था। तो राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसे बोलते थे समाहर्ता। ठीक है। मौर्य काल में जो नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल होता था उसे बोलते थे नागरक। मौर्य काल में जो युद्ध विभाग का मंत्री होता था उसे बोलते थे सेनापति। ठीक है। और मौर्य काल में जो राजा का उत्तराधिकारी होता था उसे बोलते थे क्या? युवराज। मौर्य काल में जो धर्म का अधिकारी तथा प्रधानमंत्री होता था उसे बोलते थे पुरोहित। मौर्य काल में जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होता था उसे बोलते थे व्यावहारिक। उसके बाद मौर्य काल में जो वन विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसे बोलते थे आटविक। और मौर्य काल में जो राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे दुर्गपाल। और मौर्य काल में जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सन्निधाता।
और मौर्य काल में सेना की सामग्री जुटाने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे बोलते थे क्या? दंडपाल। मौर्य काल में जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे मंत्री परिषद परिषदा परिषदाध्यक्ष। ठीक है। और अगर हम लोग मौर्य काल में सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी देखें तो ये होता था आंत्रवेशिक। ठीक है। अब हम लोग देखें मौर्य काल में जो राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था उसे बोलते थे देवारिक, और जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था उसे बोलते थे अनंतपाल। ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें मौर्य काल में उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक जो होता था वो होता था कौन? कर्मांतिक। और जो सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे नायक। वहीं अगर हम लोग देखें फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था मौर्य काल में उसे बोलते थे प्रदेष्टा। और अगर हम लोग राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी देखें तो ये था प्रशासता। ठीक है। तो ये मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी थे जिन्हें की तीर्थ कहा जाता था, और इनके विभिन्न नाम हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं मौर्य प्रशासन के जो अन्य अधिकारी हैं उनके विषय में। ठीक है। तो जो राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सीताध्यक्ष। जो नापतौल का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे पौतवाध्यक्ष। जो महालेखाकार होता था उसे बोलते थे अच्छ पटालाध्यक्ष। और वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे पाणियाध्यक्ष। ठीक है। बूचड़ खाने का जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे सूनाध्यक्ष। और मंडल का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे बोलते थे प्रादेशिक। एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये मौर्य प्रशासन के अधिकारी हैं। पहली जो इससे पहली लिस्ट थी उसमें हम लोगों ने उन अधिकारी की चर्चा की थी जो महत्वपूर्ण थे, और ये जो अन्य प्रमुख अधिकारी हैं उनके संदर्भ में बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर लगातार देखते रहिए। चारागाह का जो अध्यक्ष था वो था विविताध्यक्ष। जहाज रानी विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो होता था नवाध्यक्ष। ठीक है। पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष होता था मौर्य काल में उसे बोलते थे मुद्राध्यक्ष। और जो टकसाल का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। गुप्तचर को क्या बोला जाता था? गूढ़ पुरुष। मंडल के अधिकारी को क्या बोला जाता था? महामात्य। और जो ग्रामों में भूमि सर्वेक्षण का अधिकारी होता था उसे बोलते थे क्या? रज्जुक। जिले में जो राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता था उसे बोलते थे युक्त। ठीक है। धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था देवताध्यक्ष। और चुंगी एवं शुल्क विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे शुल्काध्यक्ष। ठीक है। बंदरगाहों का जो अध्यक्ष होता था मौर्य काल में उसे बोलते थे पतनाध्यक्ष। और धातु विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे लोहाध्यक्ष। ठीक है। कताई बुनाई विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सूत्राध्यक्ष। वन तथा उसकी संपदा का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे कुप्याध्यक्ष। ठीक है। शराब व मदिरा का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सुराध्यक्ष। और हम लोग देखें जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था उसे क्या बोलते थे? सर्प महामात्य। क्या बोलते थे? सर्प महामात्य। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुप्त काल में जो गुप्तचर होता था उसे बोलते थे क्या? गूढ़ पुरुष। और जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था उसे क्या बोलते थे? सर्प महामात्य। और जो मंडल का अधिकारी होता था उसे बोलते थे महामात्य। तो जैसे ही आगे सर्प लग जाएगा तो ये गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा, और जो सिर्फ गुप्तचर होता था उसे बोलते थे क्या? गूढ़ पुरुष। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मौर्यकालीन शब्दावली को। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या बोलते थे? उदक भग। सीमा कर को क्या बोलते थे? शुल्क। भू राजस्व को क्या बोलते थे? भाग। धार्मिक कर को क्या बोलते थे? बलि। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोलते थे सीता। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीता के संदर्भ में। व्यापारियों का जो काफिला होता था उसे बोलते थे सार्थ वाहक। ये भी पूछा जा चुका है। और जो व्यापारियों का काफिला जो सार्थ वाहक था उसके संदर्भ में हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है, जिसको कि कौटिल्य ने लिखा था।
उसके बाद जो मौर्य काल में नगद राजस्व होता था उसे बोलते थे हिरण्य। निर्यात कर को बोलते थे निष्क्राम। आयात कर को बोलते थे प्रवेश्य। आपातकालीन कर को बोलते थे प्रेरय या फिर प्रेरयम। काश्तकार को क्या बोलते थे? उपवास। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था उसे बोलते थे महाश्रेष्ठी। भूस्वामी को क्या बोलते थे? क्षेत्रक। और जो शिल्पियों का संगठन होता था उसे बोलते थे श्रेणी। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो सीता, सार्थवाहक और श्रेणी। अगली लिस्ट को देखते हैं। तो जो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न धर्म प्रचारक भेजे गए थे उनके संदर्भ में, बौद्ध धर्म का नहीं, इन्होंने एक अपना अलग, अशोक ने क्या किया था, एक अपना अलग धर्म का विकास किया था। उसी के प्रचार के लिए इन्होंने विभिन्न स्थानों और देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो उसके संदर्भ में भी क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था धर्म प्रचार के लिए? श्रीलंका ने। किसने? सम्राट अशोक द्वारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा। वहीं पर देखें महारक्षित को कहाँ पर भेजा था? यवन देश में। मंझिम को कहाँ पर भेजा था? हिमालयवर्ती देश में। महादेव को कहाँ पर भेजा था? महेशमंडल यानी कि मैसूर में। ठीक है। महाधर्मरक्षित को कहाँ पर भेजा था? महाराष्ट्र में। सोना तथा उत्तरा को कहाँ पर भेजा था? स्वर्ण भूमि में। और मझांतिक को कहाँ पर भेजा था? कश्मीर या तथा गांधार में। तो ये भी लिस्ट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर पूछा सिर्फ यही वाला गया है। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा के संदर्भ में। उसके बाद आप देखेंगे अशोक कालीन प्रांत थे कुछ, तो उनकी राजधानी के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 5 प्रांत थे, उनकी राजधानी को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। उसके बाद था कलिंग। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तोसाली। और ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। उसके बाद दक्षिणापथ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और प्राची यानी कि मध्य देश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो यहाँ से कलिंग के संदर्भ में प्रश्न आ चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मौर्यकालीन व्यापारिक संगठन थे, तो उनके संदर्भ में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मौर्य काल में जो शिल्पियों का संगठन था उसे क्या बोलते थे? श्रेणी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद जो व्यापारियों का संगठन होता था उसे बोलते थे क्या? निगम। और जो देनदारों और महाजनों का संगठन होता था उसे बोलते थे संघ। और व्यापारियों के कारवां का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे बोलते थे सार्थवाहक। और यहाँ से श्रेणी और सार्थवाहक के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गए मौर्यकालीन व्यापारिक संगठन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो मौर्योत्तरकालीन राजवंश थे तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वंश थे, उनके संस्थापक कौन थे, उनका अंतिम शासक कौन था और उस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो सबसे पहले बात करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था देवभूति। ठीक है, और अगर हम लोग शुंग वंश के महत्वपूर्ण शासक की ही बात करें तो ये था यही पुष्यमित्र शुंग, जिसने कि शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अगला जो वंश है वो है कण्व वंश। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मन। ठीक है, और जो कर्ण वंश का शासक था वसुदेव, यही इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सातवाहन की। तो इसका जो संस्थापक था वो था सिमुख। ठीक है, और इसका अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। लेकिन हम लोग सातवाहन वंश के महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये जो टेबल है इसमें हर जगह से प्रश्न पूछा गया है। सभी जितने भी वंश दिए गए हैं सभी के संस्थापक पूछे जा चुके हैं।
सभी के अंतिम शासक पूछे जा चुके हैं और सभी के महत्वपूर्ण शासक भी पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो चेदी या फिर महामेघवाहन वंश था, जिसका संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। और इस चेदी वंश के अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन था? शिशुपाल। और चेदी वंश का जो महत्वपूर्ण राजा था वो था खारवेल। खारवेल के विषय में आपने सुना ही होगा। तो ये चेदी वंश का महानतम शासक था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कनिष्क के दरबार में जो विद्वान संरक्षित थे उनके संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो ये 4 विद्वान थे, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक और अश्वघोष। तो इनको हम लोग देख लेते हैं कि इनका पेशा क्या था। तो जो वसुमित्र थे वो थे साहित्यकार, नागार्जुन जो थे वो थे दार्शनिक और वैज्ञानिक। वहीं अगर हम लोग चरक की बात करें तो ये आयुर्वेद के आचार्य थे। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अश्वघोष की तो ये कौन थे? एक साहित्यकार। और इन चारों का नाम आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिए। और एक चीज़ याद रखना है, ये सब कनिष्क के संरक्षित विद्वान थे या फिर कनिष्क के राज्य द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुप्त शासक और जो उनकी उपाधियां थी उनके विषय में भी आयोग ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्री गुप्त की। ठीक है, तो जो श्री गुप्त की उपाधि थी वो थी महाराज। और वहीं हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि की बात करें तो ये थी महाराजा धीराज। अगर हम लोग कुमार गुप्त की उपाधि की बात करें तो ये था महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेघ। 3 उपाधियां धारण की थी कुमार गुप्त ने। समुद्रगुप्त ने देखें तो बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जिसमें परम भागवत, अश्वमेघ पराक्रम, कविराज, भारत का नेपोलियन, ये तो इसे दी गई थी। और पृथिव्या प्रथम वीर, ये उपाधियां समुद्रगुप्त को प्रदान की गई थी। उसके बाद हम लोग देखें चंद्रगुप्त द्वितीय को तो इसे विक्रमादित्य, सकारी, विक्रमांक और परम भागवत जैसी उपाधियां दी गई थी। और वहीं हम लोग अगले गुप्त शासक स्कंद गुप्त को देखें तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि भारत का नेपोलियन, सकारी और परम भागवत। ठीक है, तो ये सारी उपाधि पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद अगला अगर हम लोग देखें तो जो दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे उनके विषय में पूछा जा चुका है। तो ये देखते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत के ये दिए गए हैं आपको समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और ये उनके राज्य। तो जो राज्य था कुस्तलपुर, उनके नरेश कौन थे? यानी कि उनके राजा थे धनंजय। अवमुक्त, इनके राजा थे नीलराज। पलक्का, ये थे उग्रसेन। और कांची के कौन थे? विष्णु गोपा। तो ये हो गए समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण के राज्य और उनके शासक। अब देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय एक कौन थे? गुप्त शासक थे। उनके राज दरबार में 9 लोग रहते थे जिन्हें 9 रत्नों की संज्ञा दी गई थी। अब उन रत्न और जिस क्षेत्र से वो लोग संबंधित हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो कालिदास महाकवि थे, आप सबको पता होगा। धन्वंतरी जो थे वो थे महान चिकित्सक। बराह मिहिर जो थे वो थे खगोल विज्ञानी। अमर सिंह थे वो थे कोशकार। शंकु कौन थे? ये थे वास्तुकार। और घटकरपर कौन थे? ये थे कूटनीतिक। बेताल भट्ट कौन थे? ये थे जादूगर। और बर रुचि कौन थे? ये थे व्याकरणज्ञ। और क्षणपक की हम लोग बात करें तो ये थे ज्योतिष। तो ये 9 लोग थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्हें 9 रत्नों की संज्ञा दी जाती थी। इसके बाद हम लोग गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं। हम लोगों ने मौर्य काल के तो देखे ही थे, अब हम लोग देखते हैं जो गुप्त काल में अधिकारी थे। तो सेनापति को बोला जाता था महाबलाधिकृत। न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? महादंड नायक। ये दोनों पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
युद्ध व जो शांति का मंत्री होता था उसे बोलते थे संधि विग्रहिक। ठीक है। पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी गुप्त काल में होता था उसे बोलते थे दंड पाशिक। राजकोष का जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे भंडारा अधिकृत। ठीक है। और ये शिक्षा एवं धर्म संबंधी जो अधिकारी होता था इसे बोलते थे विनय स्थिति स्थापक। ठीक है। सीमा शुल्क या भूकर का अधिकारी जो होता था गुप्त काल में उसे बोलते थे शौल्किक। भूमि कर संग्रह अधिकारी जो होता था गुप्त काल में उसे बोलते थे ध्रुवाधिकरण। ठीक है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला जो अधिकारी गुप्त काल में होता था उसे बोलते थे न्यायाधिकरण। और जो रसद की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था उसे बोलते थे रण भंडागारिक। ठीक है। लेखा विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे बोलते थे महाक्षपटलिक। और राज प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे महाप्रतिहार। ठीक है। तो ये हो गए गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि आज काफ़ी लिस्टिंग है और हो सकता है कि अगले पार्ट में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की पूरी लिस्टिंग को समाप्त कर दें। बस आपको बहुत अच्छी तरीके से देखते जाना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते जाइए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी लिस्टिंग याद हो जाएगी। तो ये गुप्तकालीन प्रमुख कर थे, जैसे कि भूमि उपज का लगभग एक था भाग, ये क्या था भूमि कर, जो कि उपज का लगभग कितना था 1/6 भाग। भोग था, ये राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर था। और स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला जो भूमि कर था उसे बोलते थे उद्रंग। ये पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गुप्त काल में जो स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था उसे क्या नाम देते थे या फिर उसे क्या कहा जाता था। तो इन्हीं में से उठा के आपको 4 विकल्प दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला जो भूमि कर था उसे बोलते थे उपरी कर। तो ये भी पूछा जा चुका है। उद्रंग और उपरी कर दोनों पूछे जा चुके हैं। सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला जो कर था उसे बोलते थे शुल्क। नगद कर जो था उसे बोलते थे हिरण्य। और अन्न के रूप में जो कर लगता था उसे बोलते थे मेय। और जो सिंचाई कर था उसे बोलते थे बिदक भागम या फिर उदक भाग। सिंचाई कर को मौर्य काल में क्या बोलते थे बिदक भागम या फिर उदक भाग। और ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उद्रंग, उपरी कर और बिदक भागम या फिर उदक भाग के संदर्भ में क्वेश्चन बन चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में भूमि के प्रमुख प्रकार के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना है। तो गुप्त काल में जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती थी उसे क्या बोलते थे क्षेत्र। बास करने योग्य जो भूमि होती थी उसे बोलते थे वास्तु। ठीक है। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे बोलते थे खिल। ठीक है। पशुओं के चारा योग्य जो भूमि होती थी उसे बोलते थे गोचर। और बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसे बोलते थे अप्रहत। ठीक है। तो यहाँ से खिल के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर थे, यानी कि जिन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और उनकी अवस्थिति के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये काफ़ी फेमस गुप्तकालीन मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। उसके बाद एक अन्य गुप्तकालीन मंदिर है जिसका नाम है भीतरगांव का मंदिर, ये कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर है जो मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। और एक अन्य गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये कहाँ पर है, पन्ना मध्य प्रदेश में। तो आप लोग ध्यान रखना, देवगढ़ और भीतरगांव उत्तर प्रदेश में है, तिगवा, भूमरा व नचना कुठारा का पार्वती मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख राजवंश के बारे में। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैत्रक वंश को। तो ये कहाँ पर स्थित था, बल्लभी गुजरात में।
और इसके मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? भट्टारक। ठीक है, और हम लोग मैत्रक वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो ये थे भट्टारक, धरसेन और ध्रुवसेन प्रथम। उसके बाद एक गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख राजवंश है जिसका नाम है मौखरी। ये कहाँ पर था? कन्नौज में। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? हरि वर्मा। और अगर हम लोग मौखरी वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो ये थे हरि वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा। अगला गुप्तोत्तरकालीन राजवंश हम लोग देखें तो ये था वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, जो कि कहाँ का था? हरियाणा के थानेश्वर का। और इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। और अगर हम लोग इसके प्रमुख शासक की बात करें तो ये थे पुष्यभूति, राजवर्धन और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका शासक था वो था हर्षवर्धन। उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तरकालीन अन्य राजवंश की बात करें तो ये था चंद्रवंश या फिर इसे गौड़ वंश भी कहा जाता था। और ये कहाँ पर था? बंगाल में। इसका जो संस्थापक था वो था शशांक। और इस गौड़ या फिर चंद्रवंश का जो प्रमुख शासक था वो भी शशांक ही था। तो ये तो हो गए गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख राजवंश। अब हम लोग बात करते हैं संगमकालीन वंश की। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है वही संगमकालीन इतिहास होता है। और वहाँ पर प्रमुखतः 3 राजवंश आपको देखने को मिलेंगे, चोल, चेर और पांड। तो सबसे पहले इनकी अवस्थिति के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें जो चोल राजवंश था वो दक्षिण भारत की पेन्नार और बेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। ठीक है, और अगर हम लोग चोल राजवंश की राजधानी की बात करें तो ये थी तंजौर, उरैयूर या फिर गंगैकोंडचोलपुरम। ठीक है, तो ये इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। तो इस शासन के दौरान इनकी ये अलग अलग राजधानी रही हैं। और जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है? पेन्नार और बेल्लारू नदियों के मध्य। उसके बाद हम लोग चेर राजवंश की बात करें तो इनकी अवस्थिति कहाँ पर थी? केरल में। और इनकी जो राजधानी थी वो थी वांजी या फिर करायूर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पांड वंश की बात करें तो जो कावेरी नदी के दक्षिण में ये वंश स्थित था और इसकी जो राजधानी थी वो थी मदुरै। तो ये संगमकालीन वंश की अवस्थिति और उनकी राजधानी हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है टोटवरियम के ऊपर, इसीलिए मैंने इस लिस्ट को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। और ये वरियम क्या है? जो चोलकालीन गांवों को देखने के लिए या फिर उनकी देखरेख करने के लिए विभिन्न कार्यकारिणी समितियों का गठन किया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? वरियम। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है कि उद्यान प्रशासन समिति को चोल काल के समय क्या कहते थे? तो टोटवरियम। वार्षिक समिति को क्या कहते थे? संवत्सरवरियम। और तालाब समिति को बोलते थे एरीवरियम। वहीं हम देखें तो स्वर्ण समिति को क्या बोला जाता था? पौनवरियम। तो ये हो गई विभिन्न समितियां जो चोल काल में गांव का कार्य संभालती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो संगम काल था उसमें 3 संगम यानी कि सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनता है? एक तो अध्यक्ष पूछा जाता है, ठीक है, स्थल पूछा जाता है, और किसके संरक्षण में हुई ये पूछा जाता है, और उस सम्मेलन में कितने सदस्यों की संख्या एकत्रित हुई थी ये पूछा जाता है। तो प्रथम संगम की हम लोग बात करें तो इनके जो अध्यक्ष थे प्रथम संगम में वो कौन थे? अगस्त्य ऋषि। और प्रथम संगम कहाँ पर हुआ था? संगम या फिर सम्मेलन, ठीक है, तो प्रथम संगम कहाँ पर हुआ था? मदुरै में। और ये पांड शासकों के संरक्षण में हुआ था। और अगर हम लोग प्रथम संगम में सदस्यों की संख्या देखें तो ये थी 549। तो एक शॉर्टकट में आपको बता दूं कि ये जो तीनों संगम थे वो पांड शासकों के संरक्षण में ही हुए थे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्वितीय संगम की हम लोग बात करें तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे? अगस्त्य ऋषि। प्रथम के भी ये है और द्वितीय के भी यही है। और द्वितीय संगम जहाँ पर हुआ था वो था कपाटपुरम। पांड राज्यों के संरक्षण में ये हुआ था। और यहाँ पर जो सदस्य संख्या थी वो थी 59। उसके बाद तृतीय संगम की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे नकीरर। और ये भी कहाँ पर हुआ था? मदुरै में प्रथम। और जो तृतीय संगम था वो मदुरै में हुआ था।
और संरक्षण तो तीनों के पांड्य शासक ही हैं। बाद बाकी अगर हम तृतीय संगम में सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये थी 49। ठीक है, तो ये हो गए तीनों संगम। इसके साथ ही लिस्टिंग की इस तीसरी वीडियो का समापन हुआ और चौथी वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा, लेकिन इससे पहले ज्योग्राफी की वीडियो आएगी, तो इसको हम लोग अल्टरनेट डेज पे लेके चलेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू।